अदब शॉर्ट्स की दुनिया में आपको खुश आमदीद। सुनिए आज की कहानी मेरी ज़बानी। बरसों बाद अचानक मैंने फरहाना को देखा तो पहचान न सकी। एक खस्ता हाल, परेशान और उम्र रसीदा औरत मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। चेहरे से साफ जाहिर था कि दुखों की भट्टी में जलकर वक्त से पहले इसके रूप का सूना राख हो गया है। वक्त भी क्या जालिम चीज है, ये किसी से रियायत नहीं करता। जो उसके साथ संभल कर चली उनसे भी, और जो इससे गफलत बरतें उनसे भी आंखें फेर लेता है। मुझको सोच में डूबा देखकर वो बोली, वजीहा, क्या तुमने मुझको नहीं पहचाना? मैं हूं तुम्हारी सहेली फरहाना। अरे हाँ, पहचान लिया। दरअसल वक्त भी तो बहुत गुजर गया है। जब तुम पड़ोस में रहती थीं, तुम्हारी सूरत, वज़ा, रंग रूप कुछ और था, मगर अब कितनी बदल गई हो। वक्त से पहले बुढ़ापा ओढ़ लिया है। अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़ी हो? वो झिझकते कदमों से अंदर आ गई। मैं इसे अपने कमरे में ले गई। तुम ऐसी गईं कि फिर कभी खबर ही ना ली। 25 बरस बाद कैसे इधर का ख्याल आ गया? मत पूछो, वो ठंडी आह भरकर बोली। 2-4 बार फोन किया तो तुम्हारे शौहर ने उठाया और अजीब सा जवाब देकर रख दिया। बस इसके बाद मैंने तुमको फोन नहीं किया। इधर हैं रहमान भाई, घर पर हैं क्या? अरे नहीं, वो 2-3 रोज के लिए लाहौर गए हैं। तुम आराम से बैठो, तुमको कोई डिस्टर्ब ना करेगा। फरहाना ने सुकून का सांस लिया। मैंने इसे खाना वगैरह खिलाया। वो कहने लगी, जो मुझ पर बीती वो एक सफ़े का किस्सा नहीं, पूरी किताब है। किस्सा मुख्तसर के आजकल दर बदर हूं। एक फलाही इदारे में सफाई का काम करती हूं तो 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। दर बदर क्यों? घर नहीं है तुम्हारा, मकबूल भाई किधर है, और तुम्हारा बेटा? वो तो जवान हो गया होगा। मकबूल ने मुझे तलाक दे दी थी, बेटा भी उन्होंने रख लिया था। मैके वालों ने मुंह मोड़ लिया, किसी रिश्तेदार ने ना रखा तो दूसरी शादी करना पड़ी। वो मर्द सही अतवार ना निकला, उधर से भी तलाक हो गई। मजबूरन घर की छत की खातिर तीसरी शादी की, मगर किस्मत ने साथ ना दिया, वो चल बसे। तब से ही दर बदर हूं। एक दुख हो तो बताऊं, अभी तो मुझे कुछ रकम दरकार है। किसी से कर्ज लिया था, वो तंग कर रहे हैं। बहुत सोचा तो आड़े वक्त में तुम्हारा ही ख्याल जहन में आया कि तुम इनकार ना करोगी, तभी चली आई हूं। उसने लिज्जा कर कहा तो मैं अफसुर्दा हो गई। मैंने 30,000 रुपए निकाल कर उसे दिए। वो खुश हो गई और दुआएं देने लगी। फरहाना के जाने के बाद काफी देर तक गुमसम बैठी रही। सोच रही थी, इंसान क्या से क्या हो जाता है। कल जो बन ठन कर रहती थी, नित नए फैशन, मेकअप, कीमती लिबास, और आज फकीरनी जैसी हालत। मैंने ठंडी आह भरी और जहन 25 बरस पहले के माजी में चला गया, जब वो नई नई हमारे पड़ोस में आई थी। हमारे बराबर वाला घर खाली था। इसमें मकबूल साहिब अपनी बीवी फरहाना के साथ किराएदार आए तो खाली बंगला आबाद हो गया। ये एक मंजिला छोटा सा बंगला था जो हमारी पुरानी महल्लेदार जुबैदा बाजी का था। ये ताजिर लोग थे, बहुत नेक और मिलनसार घराना था। मेरी बाजी जुबैदा से अच्छी दोस्ती थी। फरहाना को वो मुझसे मिलाने लाई थी कि ये इनकी नई किराएदार थी और मेरी हमदीवार भी। इसके बाद फरहाना अक्सर मेरे घर आने लगी। मियाँ काम पर चले जाते, मैं भी अकेली हो जाती। वो आ जाती तो बातों में दिल बहल जाता। वो खुश मिजाज, हंसने हंसाने वाली, बातूनी खातून थी। इस तरह हमारी दोस्ती हो गई। मेरी आदत थी कि हर बात फरहाना से कह देती थी। उन्हीं दिनों एक अजब बात हुई कि मेरे घर के लैंडलाइन पर रॉन्ग नंबर आने लगे। बहुत परेशान हुई। इन दिनों हमारे पास सेलफोन नहीं था। खैर, मैंने अपने शौहर को बताया। वो बोले, जिसका फोन आता है वो किसका नाम लेता है? वो मेरा नाम लेकर कहता है कि वजीहा से बात करनी है। इसको तुम्हारा नंबर किसने दिया है? वो उल्टा मुझसे सख्त सवालात करने लगे। मुझे क्या पता, मैं तो खुद उसकी वजह से परेशान हूं। हो ना हो, तुम्हारा नंबर तुम्हारी सहेली ने किसी को दिया है। उनका शक फरहाना पर था, क्योंकि इन दिनों वही रोज हमारे घर आती थी। एक रोज फरहाना मेरे घर आई। इसके आने के चंद मिनट बाद फोन की घंटी बजी। मैंने फोन ताले में रखा हुआ था। फरहाना बोली, ताला खोलो, मैं बात करती हूं। मैंने कहा, रहने दो, हमने बात नहीं करनी। यूं मैंने उसे बात नहीं करने दी। इसके बाद मेरे शौहर ने फोन पर ऑब्जर्वेशन लगवा दी। मैंने ये बात भी फरहाना को बता दी। रॉन्ग नंबर आने बंद हो गए। इस वाकये के कुछ दिन बाद ही 2 आदमी फरहाना का पता पूछते मेरे दरवाजे पर आ गए। मैंने गेट के सुराख से झांक कर देखा। वो लोग मुझे अच्छे ना लगे। आते ही उन्होंने मेरा नाम लेकर पूछा कि क्या ये वजीहा का घर है।
मेरा तो दिल धक से रह गया। इतनी परेशानी हुई कि क्या बताऊं। रहमान घर आए तो उनको बताया। वो बोले, चाहे वो फरहाना के करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, मगर उसे गैर मर्दों को तुम्हारा नाम बताने की क्या जरूरत है। बेहतर है कि तुम इस औरत से दोस्ती छोड़ दो। इसके आने के बाद से ही हमारे घर रॉन्ग नंबर्स का सिलसिला शुरू हो गया था, लिहाजा शौहर को क्या इल्जाम देती, चुप हो रही। फिर इसके अपने घर फोन लग गया, लेकिन कुछ ही अरसा बाद वो मेरे घर परेशानी में आई और बताया कि मालिक मकान ने इसके किरदार को मशकूक करार देकर फोन कटवा दिया। उसने मुझसे कहा कि तुम मालिक मकान से बात करो, वो तुम्हारे पुराने मोहल्लेदार हैं। उनको यकीन दिलाओ कि मैं ऐसी नहीं हूं, वो हमारा टेलीफोन बहाल कर दे। इसके कहने पर एक रोज में फरहाना को बताए बगैर उसके मालिक मकान के घर चली गई और जुबैदा बाजी के शौहर से बात की। वो एक नेक शख्स थे। कहने लगे, आप इस औरत की वकालत न करें, आप इसके बारे में कुछ नहीं जानती। जिस शख्स को इसने आपका नंबर दे रखा था वो मेरे पास आया था। इसके साथ इसका झगड़ा हो गया है। इस शख्स ने इसके सारे फोन टेप कर रखे थे, मुझको लाकर सुनवाए हैं। ये गलत किस्म की और एहसान फरामोश औरत है। उसने आपके सारे खानदान के बारे इस आदमी को बताया हुआ है। अगर आप कहीं तो उसकी गुफ्तगू जो टेप में है आपको सुनवा दूं। भाई मोहसिन ने मुझको फरहाना और इस रॉन्ग नंबर वाले का टेलीफोन टेप सुनवा दिया। इनकी बातें सुनकर मैं तो सन्नाटे में आ गई। फरहाना ने अपने आशना से बहुत गलत किस्म की बातें की थीं। चूंकि मैं रॉन्ग नंबर वाली आवाज को भी पहचानती थी, इसलिए यकीन न करने का जवाज ही ना रहा था। मैंने ये बात अपने शौहर को बताई। वो बहुत नाराज हुए और मुझे नसीहत की कि अब इससे ताल्लुकात मत खराब करो, वरना ये दुश्मनी पर उतर आएगी। इस मामले पर चुप साध लो, लेकिन इस औरत से बेरुखी इख्तियार रखो। अब भी वो मेरे घर आकर विराजमान हो जाती। मैं दिल से तो ये चाहती थी कि वो अब हमारे घर ना आया करे, मगर चुप थी। दुआ करती थी कि इसके शौहर का तबादला हो और हमारी उन लोगों से जान छूट जाए। मैंने इसके घर जाना बिल्कुल छोड़ दिया। इसकी खातिर मदर्द भी न करती, चाहे कभी रूखे मुंह से पूछ लेती, लेकिन वो बदस्तूर मेरे घर आती रही। अब मुझे याद आया कि वो अक्सर कहा करती थी कि तुम मुझसे दोस्ती ज्यादा देर नहीं निभा सकोगी। धीरे धीरे इसकी बातें मेरी समझ में आने लगी थीं। एक दिन कहने लगी कि मुझे अपने कजिन से मुलाकात करनी है, तुम मेरे साथ आओ। मैंने कहा रहमान से पूछ लूं, फिर तुम्हारे साथ जाऊंगी। वो बुरा मान गई। कहने लगी कि यह तुम्हारी आदत बहुत बुरी है, तुम दोस्ती के लायक नहीं हो, हर बात तो अपने शौहर को नहीं बतानी चाहिए। मैंने जवाब दिया, मैं मजबूर हूं। महसूस तो वो भी कर चुकी थी कि मैं इससे कनी कतराने लगी हूं, लेकिन मुझसे बहस इसलिए नहीं करती थी कि एक तो मैं उसके राजों से वाकिफ हो चुकी थी, दूसरे इसके फोन मेरे घर आते थे। जब वो बैठी होती, समाजत करती तो मैं इसे रिसीवर उठाने देती, लेकिन ताले में होने की वजह से वो अब किसी को फोन नहीं कर सकती थी। मैंने बता दिया था कि ताला मेरे शौहर ने लगाया है। दोस्ती की असल रूह तो खत्म हो चुकी थी, अब तो मैं बस ताल्लुक निभा रही थी। फरहाना के बेटे की उम्र 5 बरस थी। वो उन दिनों स्कूल जाने लगा था। अक्सर जब वो घर पर ना होती और वो स्कूल से आ जाता तो सीधा मेरे पास आता। नन्हे बच्चे पर किसको तरस नहीं आता। मैं इसका हाथ मुंह धुलवा कर खाना खिलाती और सुला देती। मैं तो ऐसा इस मासूम के साथ तरस खाकर करती थी, लेकिन फरहाना की तो आदत हो गई और वो बच्चे की फिक्र से भी आजाद हो गई। सुबह इसका शौहर दफ्तर चला जाता और रात को 8 बजे वापस आता था। तब तक उनका बच्चा मेरे घर होता। वो मेरे साथ खाना खा लेता और मां का इंतजार करता। अब फरहाना खाना पकाने की फिक्र से भी आजाद हो गई। शौहर के जाते ही वो बच्चे को स्कूल बस पर चढ़ाती और तैयार होकर कहीं चली जाती। मुझसे इसने कह रखा था कि वो कुकिंग क्लास लेने जाती है। इंसान जितना भी झूठ बोले, आखिर एक ना एक दिन उसकी चोरी पकड़ी ही जाती है। एक रोज जबकि वो हसब मामूल कहीं गई हुई थी, इसका शौहर घर आ गया। गेट पर ताला लगा था। मकबूल भाई तभी मेरे घर आ गए। पूछा, फरहाना कहाँ है? मुझे घर से जरूरी फाइल उठानी है। आपके यहां तो नहीं है? नहीं भाई साहब, वो तो कुकिंग क्लास लेने गई हुई है। कुकिंग सेंटर किस जगह है? फरहाना मुझे बता चुकी थी कि फलां जगह एक इदारा है जो ये कोर्स करवाता है, सो मैंने इसी इदारे का नाम बता दिया। मकबूल भाई को कोई जरूरी कागजात चाहिए थे, सो वो इसी इदारे चले गए। वहां के सरबराह ने बताया कि इस नाम की कोई औरत कुकिंग सीखने नहीं आती। इत्तेफाक के इसी दिन उनका बेटा नासिर भी स्कूल से वक्त मुकर्ररा पर नहीं आया, जबकि रोजाना वो स्कूल बस से उतरते ही सीधा मेरे पास दौड़ा आता था। जब मकबूल भाई वापस आए तो मैं परेशान खड़ी थी। उन्होंने दोबारा मेरे घर की घंटी बजाई। बोले,
इस इदारे में तो मोहतरमा का नाम दर्ज नहीं है। मैंने उनसे कहा कि फरहाना ने इस इदारे का बताया था। अब अगर वो किसी दूसरे इदारे जाती है तो इस बारे मुझे नहीं मालूम। वो तो आ ही जाएगी, लेकिन आपका बेटा अभी तक स्कूल से नहीं आया। इसकी फिक्र कीजिए, काफी देर हो चुकी है। ये सुनते ही मकबूल भाई के हाथों के तोते उड़ गए। फौरन बेटे के स्कूल को चल दिए। वहां से पता चला कि स्कूल की चारों बसें बच्चों को लेकर जा चुकी है। नासिर स्कूल में नहीं था, वो घर भी ना पहुंचा था। गार्ड ने कहा, जरा सा इंतजार कीजिए, बच्चे कभी गलत बस में भी बैठ जाते हैं। वो देखिए, एक बस वापस आ रही है। बस स्कूल के ग्राउंड में आकर रुकी। इसमें नासिर मौजूद था। ड्राइवर ने बताया कि ये भूले से 2 नंबर बस की बजाय इस बस में बैठ गया था, इसलिए सब बच्चों को उनके घरों पर उतार कर मैं इसको वापस ले आया हूं। अपना फोन नंबर उसके बैग में जरूर रखा कीजिए। मकबूल भाई ने ड्राइवर का शुक्रिया अदा किया और मकबूल भाई नासिर को लेकर घर आ गए। वो इस रोज बहुत गुस्से में थे। उनको आज पता चला था कि उनकी बीवी रोज ही घर से चली जाती है। नासिर ने बताया, बाबा मैं तो रोज आंटी के घर से खाना खाता हूं और वहां ही सो जाता हूं। मकबूल भाई एक साबिर सिफत और शरीफ आदमी थे, उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। इस रोज वो दफ्तर ना गए और फरहाना का इंतजार करते रहे। शाम को 4 बजे वो आई तो शौहर को देखकर घबरा गई। खुदा जाने घर में उनके क्या झगड़ा हुआ। बहरहाल इस रोज वो मेरे यहां नहीं आए। अगले रोज आई तो बहुत नाराज थी। बोली, तुम कैसी दोस्त हो, तुम्हें मेरे शौहर को कुकिंग स्कूल का नाम बताने की क्या जरूरत थी। वो वहां चले गए और अब मेरे पीछे पड़ गए हैं कि मैं उनको बताऊं कि मैंने कहां दाखिला लिया हुआ है, जबकि मैंने किसी जगह भी दाखिला नहीं लिया। फरहाना, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। तुम मुझको असल बात से आगाह रखती तो मैं ऐसा ना कहती। मुझे क्या खबर कि तुम मुझसे झूठ बोलकर कहां कहां जाती हो। लेकिन वो अपने किए पर शर्मिंदा थी और ना ही इसने मेरा शुक्रिया अदा किया। लेकिन इस वाकये का यह असर जरूर हुआ कि इसके बाद वो घर से कहीं नहीं जाती थी। इसके बाद मियां बीवी के दरमियान एक खिंचाव सा पैदा हो गया था। अक्सर उनके घर से झगड़े की आवाजें भी आती थीं। इस बात का जिक्र मैंने अपने शौहर से किया तो उन्होंने कहा कि मैंने तुमको पहले ही बता दिया था कि ये औरत ठीक नहीं है। तुमने मेरी बात ना मानी, अब देख लो। हम मर्द ज्यादा तजुर्बाकार होते हैं। तुम लोग तो घर की 4 दीवारी में होती हो, तुमको जमाने की कुछ खबर नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। ये हमें पता होता है और हम उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। जितनी मुझे फरहाना से दोस्ती की खुशी हुई थी वो सब खत्म हो गई। बल्कि अब तो मैं यही दुआ करती थी कि खुदा करे ये यहां से चली जाए। खुदा का शुक्र के 2 माह बाद ही मकबूल भाई का तबादला दूसरे शहर हो गया और ये लोग हमारे पड़ोस का मकान खाली कर गए। उनके जाने से मुझे सुकून मिला और जान में जान आई। अक्सर मोहल्ले वालियां मुझे इशारतन इसके साथ दोस्ती रखने से मना करती थीं, लेकिन मुझको उनकी बातें समझ में नहीं आती थीं। जब जाती तजर्बा हो गया तब पता चला और बकौल मेरे शौहर, अगर तुम मुझको हर बात बर वक्त ना बताती तो मैं आज तुमको तुम्हारे माँ बाप के घर भेज देता। और मैं सोचती कि अगर मैं अपने शौहर को एतमाद में ना लेती और वो तमाम हालात किसी और की जबानी सुनते तो जाने मेरे बारे की राय कायम कर लेते। फरहाना की कहानी से ये ना समझना चाहिए कि हर औरत धोखेबाज बेवफा होती है, बल्कि हकीकत यह है कि अमूमन औरत ज़ात वफा का पैकर और कुर्बानी का मुजस्समा होती। वो सारी जिंदगी अपने महबूब खावंद और बच्चों की खुशी की खातिर अपने दिल की खुशी और मुफाद को पसपुश्त डाल सकती है। इसकी मिसाल इसी घर में आने वाली नई पड़ोसन की है जिसका नाम मरियम था। हमारे पड़ोस में जब ये दूसरा जोड़ा आकर आबाद हुआ तो हमने उनसे बिल्कुल मील जौल नहीं रखा। एक रोज मालिक मकान की बीवी आई और बोली, तुम मरियम से नहीं मिली? वो मेरी भांजी है, ये बहुत अच्छे लोग हैं। तब मैं रहमान की इजाजत से नई पड़ोसन से मिलने चली गई और देखकर हैरान रह गई कि मरियम का शौहर मुस्तकिल व्हील चेयर पर रहता था, जबकि मरियम पढ़ी लिखी और एक कॉलेज में लेक्चरर थी। वो खूबसूरत, सुघड़ और अपने कुंबे की कफील थी। शौहर के माजूर होने के बावजूद उनका घर सुकून का गहवारा था। उनके 2 बच्चे थे जो स्कूल जाते थे। जब मेरा मरियम से ताल्लुक बना तो पता चला कि इसमें और फरहाना में जमीन व आसमान का फर्क था। हैरान थी कि मरियम इस कदर लायक, मेहनती और पुरकशिश है तो उसकी शादी एक माजूर शख्स से कैसे हो गई है। मरियम ने बताया कि मैंने जब ग्रेजुएशन कर ली तो अम्मा को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। मुअम्मर खान हमारे रिश्तेदार थे। उनकी वालिदा रिश्ता लेकर आई, मेरे वालिदैन ने हाँ कर दी। तब मुअम्मर माजूर नहीं थे बल्कि बरसर रोजगार थे। 4 साल हमने सुकून से गुजारे। मेरे 2 बच्चे हो गए कि एक रोज सरकारी दौरे से वापसी पर उनकी कार का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और ये शदीद जख्मी हो गए।
दोनों टांगें भी इस तरह टूटी के चूरा चूरा हो गई। उनके बचने की कोई उम्मीद न थी। अरसा तक अस्पताल में रहे, कई ऑपरेशन हुए। मेरा दिन रात रोने से काम था। अल्लाह ताला ने मेरी और हमारे वालिदैन की दुआएं सुन ली। उनको नई जिंदगी तो मिल गई मगर दोनों टांगों से माजूर हो गए। मैं तो खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करती हूं, बेशक माजूर हैं मगर जान तो बच गई है। मेरे बच्चों का बाप अपने बच्चों के दरमियान मौजूद तो है, मेरे लिए यही बहुत है। मैं पढ़ी लिखी हूं, कोशिश करके लेक्चरार भी हो गई हूं, लिहाजा फिर से खुशियां मिलने पर अपने रब का लाख लाख शुक्र अदा करती रहती हूं कि इसने मुझे सुहागन रखा। शौहर के साथ से बड़ी नेमत और क्या हो सकती है। मैंने कहा, मरियम तुम्हारा तो दिल बहुत बड़ा है। जिंदगी की मुश्किलात को झेल कर भी खुश और पुरसुकून हो, जबकि उम्र भर माजूर शौहर की खिदमत भी तुम्हारा फरीजा हो गया है। क्या तुमको कभी थकन का एहसास नहीं होता? वो बोली, बिल्कुल नहीं, मोहब्बत में बड़ी ताकत है। देखो ना, जब बच्चे खुदा नखास्ता माजूर हो जाते हैं तो क्या माँ बाप उनको छोड़ देते हैं या उनको बोझ समझते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही जब बीवी बीमार या माजूर हो जाए तो खावंद उसकी देखभाल करता है, इसका इलाज करवाता है, उसे अपनी जिंदगी से निकाल तो नहीं देता। मैं तो अपने शौहर को देख देख कर जीती हूं। हर वक्त इस एहसास से खुश रहती हूं कि वो जिंदा हैं और मैं सुहागन हूं। मेरे बच्चे इनसे प्यार करते हैं, इनसे लिपटते हैं, ये कितनी खुशी और सुकून देने वाली बात है। मरियम की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि सच है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ फरहाना जैसी सब कुछ पाकर भी गैर जिम्मेदार होती है, अपनी गलतियों से सुखी और खुशियों भरी जन्नत को खो देती है। और कुछ मरियम ऐसी भी होती हैं कि शरीक जिंदगी माजूर हो तब भी अधूरी जिंदगी को खुशियों का गहवारा समझ लेती है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।